ओके जी, हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल क्या है, सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पे डेटा व्यू में नहीं, वेरिएबल व्यू में आ गए, तो वेरिएबल लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल है हमारा सीरियल नंबर, हमने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, और नीचे वाले पे क्लिक किया, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई। ये आगे मैं बताता हूँ ये कैसे करनी है, पहले आगे लिख लेते हैं। आगे है एज, हम यहाँ पे लिखेंगे एज। नीचे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ गई। आगे है जेंडर, हमने यहाँ पे लिखा जेंडर, नीचे आ गए। ये वाली जो फाइल है ना, एक्सेल वाली फाइल, ये आप लोगों ने खुद बना के देनी है, या जो डेटा कलेक्ट कर रहा होगा वो ये फाइल बना के देगा। लाइक अगर आप लोगों का ग्रुप रिसर्च कर रहा है तो आप लोगों के ग्रुप को ये चीज़ बनानी पड़ेगी। सीरियल नंबर में तो कोई मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4। पेशेंट की एज लिखेंगे, हाँ भी पहला पेशेंट जो था आपके पास उसकी उम्र थी 42 ईयर। उसका जेंडर क्या था, 0 फॉर फीमेल, 1 फॉर मेल। तो उसका जेंडर लिखेंगे आप लोग कि वो क्या था क्या नहीं। उसके बाद आप लिखेंगे हाँ जी हमने उसका एक्सरे किया था, तो एक्सरे में क्या फाइंडिंग आई। ये 1 2 3 4 यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्सरे फाइंडिंग में जो 1 2 3 4 लिखा हुआ था उसमें था कि पैची ग्राउंड ग्लास ऑब्स्टिकल्स। क्योंकि हम यहाँ पे नंबरिंग की शक्ल में लिखते हैं ना सारे का सारा डेटा, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सरे फाइंडिंग में दूसरा कंसोलिडेशन था उसका 2 नंबर दिया हुआ था। रेटिकुलर शेडिंग था उसका 3 नंबर दिया हुआ था। पिलुलर इफ्यूजन था उसका नंबर 4 दिया हुआ था। इसी तरह सिटी फाइनल डायग्नोसिस में 1 का ये नंबर दिया हुआ था, 2 हमने इसके लिए कहा हुआ था, 3 हमने इस बीमारी के लिए कहा था, 4 हमने इसके लिए कहा था, 7 7, और 10 पे हमने क्या कहा था कि उसको कोविड-19 भी हो उस बंदे को। और फीमेल के लिए 0 यूज़ किया हमने, मेल के लिए 1 यूज़ किया। और जो बाकी ये वाली चीज़ें हैं अदर फाइंडिंग, येस नो, तो नो के लिए 0 यूज़ किया और येस के लिए 1 यूज़ किया। तो डेटा का समझ आ गया आपको कि डेटा में ये 10 क्यों लिखा हुआ है और 10 का मतलब क्या है। ये सबको वेरीफाई हो गया। क्योंकि जब आप लोग अपना डेटा बनाएंगे आप लोगों ने भी यही काम करना है। आपने यहाँ नंबरिंग लिखनी है सिर्फ, और नंबरिंग का मतलब क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि 1 सही है मतलब लिया हमने, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 10 सही है। इसी तरह 0 1 सही है, यहाँ पे 10 सही है। हर कॉलम के लिए आप 0 1 डिफरेंट यूज कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ 0 1 यूज किया यहाँ भी 0 1 यूज कर सकते हैं, यहाँ 0 1 यूज किया यहाँ भी 0 1 यूज कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि सिर्फ एक ही बार 0 1 यूज करो और दोबारा ना हो सके। हर कॉलम में बार बार 0 1 यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अपने डेटा की तरफ। हम लिख रहे थे वेरिएबल। वेरिएबल लिखने में हमने सबसे पहले लिखा जी सीरियल नंबर, फिर एज, फिर जेंडर, आगे था एक्सरे फाइंडिंग। अब एक्सरे फाइंडिंग को यहाँ मैंने नाम दिया XRF का नाम दिया। यहाँ पे मुझे नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पे मुझे वो नाम लिखना पड़ता है जिस नाम से मेरा शो होगा। जो नाम मेरा मेरे ग्राफ पे या मेरे टेबल पे शो होगा ना, वो नाम मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। मैं लेबल में लिखता हूँ जी एक्स फाइंडिंग्स। ठीक है, सबको नजर आ रहा है एक्सरे फाइंडिंग, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे था सिटी फाइंडिंग, और सिटी फाइंडिंग का जो सब ग्राफ था या जिसका हम कह सकते हैं सब कॉलम था, वो क्या था, ग्राउंड ग्लास हेज। उसमें फिर ऑप्शन है यस और नो का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्राउंड ग्लास हेज सिटी फाइंडिंग। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है मुझे, लेबल में क्या लिखूंगा। बच्चों साथ साथ बोलते रहें ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे। लेबल में क्या आएगा,
मैंने लिखा ग्राउंड ग्लास हेज फॉर सिटी। अब इसमें उसने कहा हुआ था जी दो वैल्यू है मेरे पास, 0 और 1, मतलब आपने इसकी यहाँ पे वैल्यूज भी देनी है। उसने कहा था 0 का मतलब है जी हमने नो लेना है, तो मैंने ये ऐड किया, और 1 का मतलब है हमने यस लेना है, तो ये वैल्यू ऐड कर दी मैंने। इसको मैंने ओके कर दिया। इस तरह से मेरे पास दोनों वैल्यू ऐड होगी। अब मेरे पास जब इसमें कॉलम में 0 में लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 0 का मतलब है नो, और अगर इस कॉलम में मैं 1 लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा यस। और ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे डेटा लिखने वाले ने यहाँ पे दी हुई थी कि 0 का मतलब है नो, यस का मतलब है 1। उसके बाद एक्सरे फाइंडिंग में हमारे पास चीज़ें थी 1 2 3 4। एक्सरे फाइंडिंग का लिख लेते हैं हम। एक्सरे फाइंडिंग में उसने कहा था 1 का मतलब है पैची ग्राउंड ग्लास ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे 1 लिखा। 2 का क्या मतलब है कंसोलिडेशन है जी। 3 क्या लिया उसने, 3 की वैल्यू है जी रेटिकुलर। 4 की वैल्यू उसने क्या ली है, इसकी चारों वैल्यू लिख ली। लिखने के बाद हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरे की फाइंडिंग भी आ गई, हम सारी वैल्यू आ गई। अगर इस वाले कॉलम में हम 1 2 3 4 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम क्या। अब जी हमने अपने वेरिएबल लिख लिए थे यहाँ तक, ग्राउंड ग्लास हेज तक। अब हमने लिखना है स्पेसिफिक फोकी। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी एफ फाइंडिंग, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा इसकी वैल्यू भी 1 0 थी में, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखी। 0 का मतलब क्या था, नो, उसने बताया हुआ हमें। और 1 यस, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद था हमारे पास नोडुलर लीजन, तो यहाँ पे हमने लिखा एन एल सी टी एफ। यहाँ पे उसका नाम क्या लिखा हमने, एन ओ डी यू एस आई। इसकी भी वैल्यू सेम थी, 0 फॉर नो और 1 फॉर यस। मैं इसकी वैल्यू भी ऐड कर दी। उसके बाद आपके पास था कंसोलिडेशन, हमने यहाँ पे लिखा सी टी एफ, मतलब था हमारा कंसोलिडेशन। फाइंडिंग्स की वैल्यू भी सेम थी, उसने हमें बताया हुआ है 1 फॉर यस
और 04। ये मैं ना वैल्यूज ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, मतलब पहले यस लिखूँ नो लिखूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा वैल्यूज, तो मुझे लिखने की तरतीब का ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो मैंने ओके किया। उसके बाद मेरे पास डेटा में कौन सा वेरिएबल था, यूरियल एफ्यूजन था, ये वाला। तो इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे पी ई, इसका नाम दिया पी। उसके बाद हमारे पास क्या था, अदर फाइंडिंग। तो अदर फाइंडिंग के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ एफ। ये अब सिटी के अंदर नहीं आता तो सिर्फ ओ एफ लिखेंगे। एफ लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, अदर फाइंडिंग्स, क्योंकि यही वाली चीज़ जो है, लेबल वाली चीज़ ही वहाँ पे शो होनी है हमारे पास। इन दोनों के लिए भी यहाँ पे 01 था, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 0 फॉर नो और 1 फॉर यस। यहाँ पे भी सेम था, तो हमने यहाँ भी वही वैल्यू दी 0 फॉर नो और 1 फॉर यस। हो गया। उसके बाद क्या था, सिटी फाइनल डायग्नोसिस। यहाँ मैं लिखूंगा सिटी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिटी फाइनल डायग्नोसिस। यहाँ पे इसकी भी वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली है, 1 से लेकर 10 तक जा रही है। तो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, 1 से मैं नाम दूंगा, ये दिया। ये मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सही नहीं हो रहा टाइप। 1 for the chronic inflammation pulmonary diseases। 1 से हो गया। फिर फॉर 2 लूंगा, 2 की वैल्यू किसके लिए दी है उसने, ये 2 के लिए दी है और 3 के लिए उसने कहा है। जैसे मैंने अब ऐड करना ना, ऐड करने के लिए सपोज करें वो यही वाला नाम था या इसमें कुछ ऐड करना था, तो मैं यहाँ ऊपर लेके आऊंगा, 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना था, पहले वाली दोनों चीज़ें सेम है ना, मुझे यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लिखना था जगह पे। मैंने ये एज चीज़ लिखना है, यहाँ पे मैं लिख दिया चेंजेस। और यहाँ पे मैंने चेंज करने के बजाय ना ऐड कर दिया। अगर चेंज करूंगा तो ये 1 वाला चेंज हो जाएगा, अगर ऐड करूंगा तो एक नया ऐड हो जाएगा, इस तरह से।
फिर मैंने लिया 4। 4 में मैंने कहा जी यूरल इफिशियन है, वो मैंने ऐड किया। 5 में मैंने लंग 6 के लिए हमने ज्योमेट्री चेंजेस किया। और 7 के लिए हमारे पास था यूरियल फ्यूजन दोबारा से। ये मेरे ख्याल में ना मिस्टेक हुई है, क्योंकि एक चीज़ ना दो मरतबा नहीं आ सकती। देखिए नंबर 4 पे भी लिखा हुआ है प्ले यूरियल फ्यूजन, और नंबर 7 पे भी लिखा हुआ है प्ले यूरियल फ्यूजन, तो हम 7 वाले को नहीं लिखते फिलहाल। हम आ जाते हैं आगे 8 पे। 8 हमारे पास है जी राइट एब्सेस। इन हमारे पास है डेमरा। और 10 हमारे पास है जी कोविड-19। हमने ये सारी वैल्यू लिख ली और हमने चेक कर लिया हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हाँ जी आ गई हैं, हमने ओके प्रेस कर दिया, ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा कोई वेरिएबल रह तो नहीं गया? नहीं जी, हमारे सारे वेरिएबल पूरे हो गए। सिटी फाइंडिंग डायग्नोसिस था। अब हमने यहाँ पे दो चार चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे डेसिमल को ज़ीरो करना है, क्योंकि अगर डेसिमल को ज़ीरो नहीं करेंगे तो हर नंबर के बाद पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो शो होगा। जैसे ये वहाँ पे लिखा होगा ना वैल्यूज 1, तो 1 के बाद जीरो होगा 1.00, 2 होगा तो 2 ऐसे शो होगा 2.00। तो हमें 0.00 नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, डेसिमल को ख़त्म कर दिया। डेसिमल का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप लिखोगे उसके बाद उतने डेसिमल में नंबर आएगी, रकम आएगी। तो सीरियल नंबर की जगह हमने दोबारा सीरियल नंबर ही लिख दिया। ये मतलब इसमें स्पेस दे दी ऐसे करके। यहाँ पे हम स्पेस दे सकते हैं या स्पेशल करेक्टर लिख सकते हैं, लाइक बटा लिखना हो, ओवर लिखना हो, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते नेम की जगह। ना यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, ना पे यहाँ पे ना ही कोई स्पेशल करेक्टर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एज ब्रैकेट में लिख दिया। एज किसमें है हमारे पास, ईयर में होती है ना एज। मैंने लिख दिया जी एज किसमें है, ईयर्स में। उसके बाद है जेंडर। जेंडर की हमने यहाँ वैल्यू नहीं दी थी, हम दे देते हैं। हमने कहा था 0 है जी फीमेल। 1 किसके लिए था, मेल के लिए था, हमने मेल और फीमेल ऐड कर दिए, ओके कर दिया। इनकी कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पे चीज़ आती है, यहाँ पे हम नंबरिंग वाली जो भी चीज़ हो उसके लिए नॉमिनल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नंबरिंग वाली चीज़ में काफ़ी वेरिएशन आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे एज है, तो एज पहले बंदे की होगी 40 साल, दूसरे की 42, तीसरे की 28, चौथे की 55, तो काफ़ी वेरिएशन है ना। तो जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है तो वहाँ पे हम नॉमिनल की जगह स्केल यूज़ करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट हम नॉमिनल यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नाम दिया होता है, मतलब कि टेक्स्ट की फॉर्म में शक्ल। यहाँ पे जो चीज़ है ना वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी होती है वैल्यूज़ में, या यहाँ पे उसकी जो एंट्री होती है वो नंबर की शक्ल में हो। जैसे नाम हो जाहिद अमजद, तो उसकी जगह आप ऑर्डिनल लिखेंगे। लेकिन अभी ऑर्डिनल नहीं है, हम नॉमिनल किया सारा, हमने वैल्यूज़ हैं, हमने उसको नॉमिनल लिख दिया। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, कॉलम अलाइनमेंट
और रोल आपने उसको कुछ भी नहीं कहना। अब ये आपने अपने सारे के सारे वेरिएबल लिख लिए हैं। अब 11 वेरिएबल थे, आपने लिखा, लिखने के बाद आपने सेव कर दिया। अब सेव किसी भी नाम से कर सकते हैं, अनटाइटल 2 है या कुछ भी है, मतलब किसी भी नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करना है मैंने जी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है। सेव कर दूंगा तो अब ये चीज़ रेज नहीं होगी, ये मेरे पास सेव हो चुकी है ऑलरेडी। रेज करूंगा तब भी वो मुझसे पूछेगा लास्ट में कि हाँ भी आपने सेव चेंजेस करनी है कि नहीं। अब मैं यहाँ से आ जाऊंगा डाटा व्यू में। ये मैं डाटा व्यू में आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है डेटा। डेटा मेरे पास दोबारा इसी शीट में था, तो इस शीट से जाके मुझे डेटा को कॉपी करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी किया, पहले 3 कॉपी की हैं। ये क्यों नहीं कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पे ना ये खाली है, लेकिन यहाँ पे तो खाली नहीं है ना, कि वहाँ पे एज इट इज लिख देगा। हालांकि खाली वाला हमने छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन 3 को कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे आके क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, तो ये ऑटोमेटिकली 3 चीज़ों का डेटा कॉपी हो गया, क्योंकि मैंने 3 चीज़ों का डेटा लिया हुआ था। उसके बाद मैं आ गया जी एक्सरे फाइंडिंग पे, और इस पे इन 2 का डेटा लिया, क्योंकि दरमियान में दोबारा स्पेस है तो मैं उसको नहीं लूंगा। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक्सरे फाइंडिंग था ना, वो ये देख लें आप, एक्सरे फाइंडिंग और जेंडर वाला, एक्सरे फाइंडिंग और ये जेंडर वाला, ग्राउंड ग्लास वाला सॉरी। यहाँ के पेस्ट किया तो ये दोनों आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये वाला था, तो हमने इसको कॉपी किया, अगले को नहीं किया साथ, क्योंकि दोबारा स्पेस आ रही थी दरमियान में, कॉपी किया। और ये एक्सेल शीट जब आप लोग बनाते हैं ना, तो इसमें कोई भी कॉलम ऐसा नहीं रखते जिसमें स्पेस हो, ताकि जो आपका डेटा कॉपी आपने करना वो एज इट इज आप सारे का सारा इकट्ठा कॉपी करके इकट्ठा पेस्ट कर सको। तो ये जो जिसने भी किया है उसने गलत किया हुआ है, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, लोगों ने इकट्ठा डेटा लिखना है सारा, स्पेस नहीं देनी बीच में। अगला कॉपी किया, यहाँ पे आया, कंट्रोल वी किया, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। कंसोलिडेशन आपने किया, कॉपी किया, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी दबा दिया, पेस्ट हो गया। ये वाला कॉपी किया, सी, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी। वेरिएबल रह गए हमारे पास, फाइंडिंग के लिए ये डेटा था, फॉर यस, 0 फॉर नो। तो ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। देन लास्ट वाला रह गया सिटी फाइनल डायग्नोसिस, तो उस डेटा को कॉपी किया। अब देखें, अभी आपके सारे का सारा जो भी डेटा था, आपने उसको डेटा व्यू में कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे भी सेव का बटन प्रेस कर देंगे, ताकि ये डेटा भी आपका वहाँ पे फाइल में सेव हो जाए। अब आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे आपने कौन सा टेस्ट लगाना है। ये आपको कौन बताएगा, डेटा वाला, क्योंकि जब डेटा आप लोग लिखते हो तो लिखने से पहले आपको सैंपल साइज फाइंड करना पड़ता है और डेटा स्टडी का प्लान बताना पड़ता है। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपने, आपका सुपरवाइजर आपको बताता है या आपका बायोस्टेटिशियन आपको बताता है कि हाँ भी इस डेटा के ऊपर ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है, आप लोगों ने ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी है, ये वाला ग्राफ चाहिए मुझे इसका ये वाला टेबल चाहिए। तो सपोज करते हैं हमें जो उसने डेटा दिया था उसने हमें कहा था कि इसका सिंपल ग्राफ बनाओ। हम यहाँ पे गए, एनालिसिस में गए, एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव में आए, और फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हम जिस डेटा का भी ग्राफ बनाएंगे ना, जिस भी वेरिएबल का, उसका ग्राफ सिर्फ नंबरिंग शो करेगा। लाइक अगर फीमेल और मेल थे, तो कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं,
सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लेते हैं। इसी तरह अगर मैं एज डिफाइन करूँ तो एज में 42 साल के कितने लोग थे, 65 साल के कितने, 65 के कितने, तो उस चीज़ को शो करने के लिए सिंपल फ्रीक्वेंसी का टेबल लेते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है ये मोस्टली हर स्टडी में बनता होता है, और हर स्टडी में जो एज और जेंडर का होता है ये लाजमी फ्रीक्वेंसी टेबल ही होता है। तो मैंने जाके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल आ गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एज और मुझे किसका चाहिए था, जेंडर का, ये क्लिक किया मैंने। और यहाँ पे मैं गया चार्ट्स में, क्योंकि मुझे इसका चार्ट चाहिए, मुझे हिस्टोग्राम चाहिए, तो मैंने हिस्टोग्राम पे क्लिक कर दिया और मैंने ओके कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे मैं जा सकता था काफ़ी चीज़ें और जो मैं लेना चाहता, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह। सपोज मैंने लेना है, मुझे उसने कहा कि यार मीडियन भी चाहिए मुझे इस डेटा का, मीन भी चाहिए, और मुझे इस डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, और मुझे इस डेटा का क्वार्टाइल भी चाहिए। तो मैंने इस पर कॉन्टिन्यूस किया, मिनिमम और मैक्सिमम भी ले लेते हैं। तो हमने ये चीज़ें की, डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी टेबल्स। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ ओके क्लिक किया, तो ये थोड़ी देर के लिए रन होगा हमारा प्रोग्राम, और ये हमें वैल्यूज दे देगा। देखेंगे हमारे पास ये डेटा था, उसका मीन इतना था, मीडियन इतना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और मीडियन थोड़ा फ़र्क है। थोड़ा फ़र्क क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये सेंटर वाली वैल्यू होती है, करीब करीब आंसर होते हैं इसके। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी, 15 साल का था बंदा, मैक्सिमम कितने ईयर थी, एज 87 थी। तो इसी तरह उसकी परसेंटाइल, क्वार्टाइल, तो ये उसके ईयर वाइज है। 15 साल का बंदा कितने थे, वो 2 थे। 16 ईयर के टोटल कितने लोग थे, वो 1 थे। इसी तरह से डिफरेंट दिए हुए हैं। 45 ईयर के कितने लोग थे, वो 10 थे। तो उनकी परसेंटेज दी हुई है, वैलिड परसेंटेज दी हुई है, और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता है ना सबको, कि नीचे की तरफ आते हुए हम ऐड करते हैं। ये 2 है तो ये एज इट इज़, ये 1 है तो 2 + 1 3 हो गया। तो यहाँ भी 1 है तो 1 + 1 2, 2 + 2 4। इस तरह से ये कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। और ये उसने जेंडर का लिया हुआ है। जेंडर में जी 61 है, 61 फीमेल है हमारे पास, और 39 हमारे पास मेल है। ऐसे ही है ना। तो यहाँ ये चीज़ शो हो रही है। उसके बाद टोटल कितने हैं जी, टोटल 100 थे, तो उसकी परसेंटेज उसने निकाली और यहाँ पे उसने ग्राफ से शो कर दिया हमें। ये है जी एज का ग्राफ। सॉरी, यहाँ पे AGR लिखा हुआ, गलत लिखा गया, हम इसको सही कर लेते हैं। हम वहाँ पे ठीक करेंगे ना अभी जाके, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। और ये जेंडर का ग्राफ है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लाजमी लेते होते हैं। ये एक्सेल फाइल बंद की है मैंने, डेटा शीट वाली। मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरी एज गलत लिखी हुई थी, वेरिएबल व्यू में गया हूँ, ये लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे ला के मैंने AGE कर दिया। मैंने ऑटोमेटिकली वो हर जगह पे एज हो गया होगा। यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं हुआ, खैर इसके लिए हम दोबारा भी बना सकते हैं अगर आपको कोई इशू नहीं है। इसको होना चाहिए था। तो ये सिंपल, सबसे सिंपल ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मतलब कि हमें सिर्फ ये बताना होता है कि आपको कितने मेल हैं आपके पास, कितने फीमेल हैं, या अगर एज वाइज हैं तो कितने साल ईयर के कितने कितने लोग हैं। लाइक 40 ईयर के कितने लोग हैं आपके पास, 50 ईयर के कितने लोग हैं। तो इस तरह का डेटा शो करने के लिए आप ये वाला ग्राफ यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन, कि दो चीज़ों का कंपैरिजन कैसे करते हैं। वो अब यहीं पे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में और क्रॉस टाइम में। अब यहाँ पे आके रो में और कॉलम में आपने दो चीज़ें लिखनी है। अब यहाँ पे वो दो चीज़ें लिखनी है जिनका आप कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मुझे इस और इसके क्रॉस टेबल चाहिए। लाइक अगर आप लोग कह रहे हैं कि मुझे जेंडर का चाहिए और मुझे चाहिए सिटी का फाइनल डायग्नोसिस चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि कितने फीमेल में कौन कौन से डायग्नोसिस आए हैं, कितने मेल्स में कौन कौन से डायग्नोसिस आए हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे और चीज़ तो नहीं चाहिए। काई स्केयर नहीं अप्लाई करना मैंने, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और सेल्स में से मुझे ब्लड वैल्यू भी नहीं चाहिए। मुझे इसका ग्राफ चाहिए, हाँ मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल ओके पे प्रेस किया।
थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम रन होगा और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी जी। तो टोटल 28 फीमेल ऐसी थी जिनके अंदर ये वाली बीमारी थी, कॉर्निक इन्फ्लेमेटरी प्लमोनरी डिजीजेस, और टोटल 8 मेल ऐसे थे जिनके अंदर ये बीमारी थी। उसके अलावा टोटल 13 फीमेल ऐसी थी जिनके अंदर ये बीमारी थी, और मेल 15 ऐसे थे जिनके अंदर ये बीमारी थी, और यहाँ पे नीचे टोटल लिखा हुआ। तो इसी तरह वो जितने ही पेशेंट थे, तो कोविड-19 वाले कितने थे, 2 पेशेंट थे जिन फीमेल थी जिनमें कोविड-19 था, और एक मेल पेशेंट ऐसा था जिसके अंदर कोविड-19 था। तो इस तरह से ये ग्राफ शो हो जाएगा, और इसका टेबल ग्राफ वो इस तरह से शो होगा। डिफरेंट कलर जो है, डिफरेंट कलर आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग ले रहे हो। ये 7 की जगह हमने कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसलिए ये एज इट इज आया हुआ। ठीक है बच्चे, इस तरह से हम अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद हमने डेटा लेना कैसे होता है, इस पूरे डेटा को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, मेरा डेटा कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, और मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ। वर्ड की फाइल ओपन करके वहाँ पे मैं अपना सारा डेटा पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैं रख लेता हूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए थी मैं वहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ और मैं एडिट भी कर सकता हूँ। सपोज जैसे मेरा वो एज का नाम गलत हो गया था, तो एज का नाम मैं यहाँ पे भी लाकर ठीक कर सकता हूँ। ये आपका टेबल बन गया। अब ये टेबल आपके पास सर्कल से बाहर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, तो ये लेआउट के ऊपर ना ये ब्लू कलर का बॉक्स डार्क हो जाएगा, तो लेआउट पे आएंगे, यहाँ पे ऑटो फिट पे जाके आप ये कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो टेबल होगा वो विद इन द बाउंड्री आ जाएगा। ठीक है, कोविड-19 और इस तरह से। अब इसमें सपोज आपको जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो डिलीट कर दें, ये जेंडर वाला है ग्राफ, यहाँ आप ये एडिट कर सकते हैं, ये वैल्यूज आप एडिट कर सकते हैं, जहाँ भी जो चीज़ चाहिए आपको, परसेंटेज या कुछ और लिखना चाह रहे हैं, परसेंटेज का साइन लिखना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह सिर्फ एफ लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपना डेटा। ठीक है, ये सेव करके आप जिसका डेटा उसको सेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और ग्राफ्स होते हैं और क्रॉस टेबुलेशंस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप लोगों को दी हो। सपोज आपका जो सुपरवाइजर होता है वो कहता है जी आपने अनोवा टेस्ट लगाना है, उसके ऊपर सिंपल नहीं लगाना, तो अनोवा टेस्ट के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अनोवा टेस्ट लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कोरिलेशन भी चेक कर सकते हैं, पेयरसन की सूरत में भी यहाँ से चेक कर सकते हैं डिफरेंट टेबल, और कंपेयर मीन भी काफ़ी यूज़ होता है। मीन्स को कंपेयर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि किसका मीन ज़्यादा अच्छा है। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाने में बताया हुआ है कि मीन क्या होता है, हम कंपेयर क्यों करते हैं, चेक करने के लिए कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ से डिफरेंट चीज़ों का मीन हम मालूम कर सकते हैं। वन वे का भी कर सकते हैं, अनोवा टेस्ट का, अनोवा टेस्ट हमेशा वन वे ही होता है। सिंपल मीन का भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वाला पढ़ा, तो वहाँ तक किसी का कोई इश्यू हो तो मुझसे पूछ सकता है। जी बच्चे जाग रहे हैं।